हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिलेबस के अंतिम टॉपिक पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अर्थात पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण से हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, सब लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रदूषण जो है उसके अगर हम नाम से देखें तो उसका जो इटिमोलॉजिकल मीनिंग है वो ये है कि प्रकृष्ट रूप से दूषित करने की प्रक्रिया, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो पॉल्यूशन शब्द जो है वो पॉल्यूट एक क्रिया है, उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में है गंदा करना, टू मेक और रेंडर अनक्लीन, या अपवित्र करना, टू डिफाइल, दूषित करना, डिसिक्रेट अशुद्ध करना, प्रोफेन दिया गया है। तो मानव के द्वारा या प्राकृतिक कारकों के कारण पर्यावरण के घटकों में आने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों में को हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण शब्द जो है वो ग्रीक शब्द डिफाइलमेंट से लिया गया है। डिफाइलमेंट का अर्थ होता है वायु, जल या भूमि में अनचाहा भौतिक, रासायनिक या जीव वैज्ञानिक परिवर्तन जो जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि के परिवर्तन हैं जो मानव के जीवन को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इस क्रम में इसकी हम परिभाषाएं देखें तो केसी अग्रवाल जी के अनुसार कहा गया है कि वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो, प्रदूषण कहलाता है। ओडम के अनुसार है प्रदूषण हमारी हवा, भूमि एवं जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक लक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव जीवन तथा अन्य जीवाणुओं, हमारी औद्योगिक प्रक्रिया, जीवन दशाओं और सांस्कृतिक संपत्तियों को हानि पहुंचाएगा, अथवा वह परिवर्तन जो कच्चे पदार्थ संसाधन को नष्ट कर सकता है या करेगा। अब हम आगे क्रम में बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की, जिसमें पहला हमारा पॉल्यूशन है वो है वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में जल में अनेक खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ एवं गैसें जो हैं वो एक निश्चित मात्रा में घुली होती हैं, लेकिन जब जल में घुले हुए इन पदार्थों की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो ये जल जो है वो यूज़फुल नहीं रहता, अर्थात हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस तरीके से जब जल प्रदूषित हो जाता है तो हम उसे प्रदूषित जल कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण के माध्यम क्या है, कहाँ से होता है, तो इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो जल प्रदूषण के सोर्सेस हैं वो ये है कि नेचुरल सोर्सेस हैं, जिसमें धूल या वर्षा के कणों को जल में मिल जाना जल को दूषित कर देना, पशुओं के अवशेष, पेड़ पौधे की पत्तियां झड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं जल में घुलनशील होने के बावजूद बाद जो हैं जल को दूषित कर देती हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ वगैरह से कच्चे तेल और खनिज तेल के रिसाव से भी समुद्र का जल दूषित हो जाता है। घरेलू कूड़ा करकट एवं वाहित मल जलाशय नदियों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देता है। तो इस तरीके से कई कारण हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, कृषि उपयोगी पदार्थों का जल में मिल जाना, साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो चलते हैं वो पेस्टिसाइड्स और जर्मिसाइड्स या वीडीसाइड्स इन सब का मिल जाना। इसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका जल में मिल जाना। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जल प्रदूषित होता है। इसके अगर हम जल प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो जल प्रदूषण के प्रभाव हैं कि वर्षा के जल में घुलकर कीटनाशक जो है पदार्थ नदियों के जल को दूषित कर देते हैं, जिससे जलीय जीव जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जल के तापमान में परिवर्तन का जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल जो है वो खेती योग्य भूमि को नष्ट कर देता है। साथ ही साथ कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं जिनसे जल विषैला हो जाता है तथा जलीय जीव जंतु जो हैं मर जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे
हमारे सामने हमारे वर्तमान वातावरण में हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जल प्रदूषित होता है, जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक हैं, एग्रीकल्चरल वेट्स हैं, समुद्र में प्रदूषण होना। तो इस तरीके से कई ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल हो धीरे धीरे दूषित हो जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में, अगला पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो वायु प्रदूषण जो है वो मुख्यतः हवा में प्रदूषण होने से संबंध रखता है, क्योंकि वायु में कई सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, मीथेन आदि की मात्रा जो है वो निश्चित है। तो इसी तरीके से ये इनमें से कुछ जो गैसें हैं वो सब मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी हैं, और इसमें भी वही चीज़ है कि किन्हीं भी कारणों से जब इनकी निश्चित मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है, जीवधारियों, वनस्पतियों और मनुष्यों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तो ये वायु के मिश्रण में अवयवों की मात्रा को अनिश्चित हो जाना या पदार्थों का समावेश हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, क्योंकि वायुमंडल में जीवधारी जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित रखते हैं। श्वसन में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तथा ऑक्सीजन लेते हैं, किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन वायु में डालते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस एक रिएक्शन चलती रहती है, इक्वेशन, जिसके माध्यम से प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इनके जब बैलेंस बिगड़ता है, किसी गैस की मात्रा बढ़ती है, किसी गैस की मात्रा कम होती है, तो ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है। इसके भी कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे हम वृक्षों को काटते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जा रही है और ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। साथ ही साथ परमाणविक विस्फोट होते हैं, जिनके कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की वृद्धि होती है। धुआं, ग्रिट, इन सब के कारण कृषि कार्यों के माध्यम से भी, और मिट्टी जब खनन होता है तो मिट्टी का वायु में मिल जाना, ऑटोमोबाइल और मशीनों का संसाधन के रूप में यूज़ करना, उनका चलना, उनसे निकलने वाले धुएं के द्वारा प्रदूषित होना, मृत जीव जंतुओं और उनके मलमूत्रों के कारण और धूल के कारण विलायकों के प्रयोग से, ये सारे प्रमुख कारण हैं जिनके माध्यम से वायु का प्रदूषण होता है। इसके अगर हम प्रभाव की बात करें तो वायु प्रदूषण से पौधों और जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धूल व कार्बन के कण पत्ती पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मंद कर देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड से फेफड़ों, आँखों और हृदय के रोग हो जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड से पक्षियों और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है तथा हमारी ऐतिहासिक इमारतें, जैसे हमें आए दिन प्रभाव देखने को मिल रहा है कि ताजमहल जो है उसके पत्थरों का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से कई ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नई समस्याओं को जन्म दे रही हैं। अगले क्रम में अगर हम बात करें तो हमारा नया पॉल्यूशन है लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मृदा प्रदूषण जो है वो भू प्रदूषण भी हम कहते हैं इसको। ये जल उर्वरकों और कीटनाशकों के द्वारा होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा के समय H2SO4 के रूप में वर्षण कर मृदा से मिलकर मृदा प्रदूषण को जो है वो बढ़ावा देती है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के रसायन मृदा से मिलकर हानिकारक प्रभाव देते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा मृदा में ईंट के, पत्थर के, कोयले के टुकड़े मिल जाने, लकड़ी, कागज, लोहे का, प्लास्टिक का, सीमेंट, कंक्रीट आदि के छिलके वगैरह टुकड़े मिल जाने से भूमि जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि में भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़ता है, तो भूमि प्रदूषण या मृदा की उपयोगिता जो होती है वो कम हो जाती है। और इसके उपयोगी गुणों में जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये मृदा जो है वो प्रदूषित कहलाएगी। इसके भी कई सारे सोर्सेस हैं जहाँ से प्रदूषण होता है। तो घरों के कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि वो ज़मीन पर फेंक दिए जाते हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों का खेती के क्षेत्रों में छिड़काव करना, इसके अलावा घरों में यूज़ करना, इन सब से भी मृदा प्रदूषण होता है। साथ ही साथ कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बिल्डिंग का निर्माण होना, इन सब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन सब से भी मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके हम अगर प्रभाव की बात करें तो मृदा अपरदन से हम बाढ़ और सूखे की संभावना देखते हैं।
जो कि बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण के कारण जो हमारी फसल जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम फसल उत्पादन करते हैं उसकी मात्रा भी कम होती जाती है। हमारे लिए जो भूमि जो है वो उपजाऊ होती है वो इन सारी दशाओं के कारण प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण वो उपजाऊ भूमि से धीरे धीरे बंजर भूमि के रूप में परिणत होती जा रही है, तो जिसकी वजह से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगला हम बात करते हैं, हमारा है नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आपको सीधे क्लियर है कि जो भी चीज़ें हैं वो जब हमारे ध्वनि या सुनाई देने में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो हम उसको साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ध्वनि पॉल्यूशन जो है वो अवांछनीय ध्वनि को कहते हैं, जो असत्य होती है। कोई ध्वनि जब मंद होती है, मधुर लगती है, और लेकिन जब वह तेज हो जाती है तो वो शोर में परिवर्तित हो जाती है या ध्वनि प्रदूषण में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब मानव के मस्तिष्क या शारीरिक कार्यों में विघ्नता पड़ने लगे तो वो जो है वो शोर कहलाती है, और ये शोर भी एक प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण ही है। ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो जितना जितना साइंस के माध्यम से चीज़ें बढ़ रही हैं तो प्राकृतिक भी सोर्स हैं, जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। और अगर हम मैन मेड या कृत्रिम रूप से अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो लाउड स्पीकर, विमान, रेलगाड़ी, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी इंजन, कार, ट्रक, स्कूटर, जेट विमान जितने भी हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अपनी ध्वनि से वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से ध्वनि को भी ये धीरे धीरे प्रदूषित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन पर प्रभाव डालती है। तो कहीं ना कहीं अवांछनीय चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो तीव्र ध्वनि से जो है वो मनुष्य की श्रवण शक्ति वो कम हो जाती है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों की आवाज़ से अक्सर जो है वो मनुष्य को शारीरिक रेस्ट, फिजिकल रेस्ट नहीं मिलता है, नींद नहीं अच्छी आती है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, जिसकी वजह से शरीर के अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर को भी हानि पहुंचती है। साथ ही साथ तीव्र ध्वनि से दीवारों में भी दरारें पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना होगा, तभी हम इस प्रक्रिया से मुक्ति पा सकते हैं। इसके भी अगर हम उपयोग की बात करें उपायों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो भी सोर्स है उस पर हम नियंत्रण करें ताकि हम उसको सुधार सकें। उसके आवाज़ों को, जो भी ध्वनि उत्पादक यंत्र हैं उनको हम सीमित मात्रा में संचालित करें। साथ ही साथ अपने हम शारीरिक अंगों पर भी अगर हम बात करें कि हम उनके बिल्डिंग में जैसे अगर हम किसी सोर्स को बनाते हैं तो ऐसे कमरों का निर्माण करें जो ध्वनि रोधक हों, जो जिनसे आवाज़ जो है वो बाहर की तरफ ना आए। साथ ही साथ कई अन्य चीज़ें हैं जिनको हम समय एक निर्धारित कर लें कि उतने समय में भी उतनी ही क्षमता में ही हम उनको वाद्य यंत्रों का उपयोग करना है। तो जाहिर सी बात है, तो इस तरीके से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। और ये जितने भी प्रदूषण हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए घातक साबित हो रहे हैं, जिसका हमें परिणाम देखने को मिल रहा है कि कभी मौसम में परिवर्तन होता है, अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तभी आवश्यकता से अधिक ठंडक पड़ती है, जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जन्म देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, उसमें इस तरीके के परिवर्तनों के द्वारा ये सारी जो इनके सोर्सेस हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैं, जिनके माध्यम से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जिसके कुछ उदाहरण हमारे सम्मुख दिए हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि 1914 में पोर्टेज ग्लेशियर अलास्का, 1914 में ये स्थिति थी और 2004 में हमने ये स्थिति देखी है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। कोलोराडो रिवर जो है जून 2002 में इतनी मात्रा में जल था और 2003 दिसंबर में हम इस तरीके की इसकी दशा देख रहे हैं।